अच्छा हुआ तो मैंने। चलो ठीक है। सो नितेश मसाला बना रहा है, मसाला बेच रहा हाँ। है, और मैम मसाला मैन्युफैक्चरिंग करती है। हम्म। ठीक है जी। अब जी। मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारी चीजें होती है, पहले तो कुटाई होगी किसकी। ठीक है। तो जो भी मसाले होते हैं उसको कुटाई की जाएंगी। जैसे रॉ हाँ। होता है, मान लेते हैं मिर्ची है या हल्दी ले लेते हैं, हल्दी को तो कुटते हुए मैंने देखा है, मैं भी मसाले लेने जाता हूँ कई बार ना। तो हल्दी को जब हाँ। कुटाई होती है, ठीक है, तो वो मशीन में हम्म। कुट के बहुत सारी चीजें होती है, तब जाके मसाला बनता है। हम्म। अब इसको बेचने के लिए नितेश ने बिहार में फैक्ट्री लगाई है। हम्म। मैम ने बोल दिया कि मसाला कूटने तक मेरा 300 केजी बनता है, 300 रुपए हम्म। पर केजी। हम्म। इसके अंदर क्या हुआ कि मैम ने जो रॉ हल्दी लेकर के आई थी, रॉ हल्दी का कॉस्ट, उन्होंने परचेज करने का कॉस्ट, मशीन का डेप्रिसिएशन वगैरह उन्होंने हम्म। ले लिया। ठीक है। अब मैम कह हम्म। रही है कि ये हल्दी लाने का ना, मैं हल्दी कहीं से लेके आता हूँ, कहाँ पे है मुझे नहीं पता, मैं जस्ट एक वैसे एग्जांपल ले रहा हूँ। मैम वैसे चंडीगढ़ में बैठी हुई है। ठीक है। तो मैम ने बोला कि मैंने चंडीगढ़ से, सॉरी पंजाब से, हम्म। जब ये रॉ हल्दी लेकर के आई ना फैक्ट्री तक, तो मुझे कुछ टैक्स हम्म। पे करने पड़े। हाँ। दैट इज टोल टैक्स। हम्म। उस टोल टैक्स को इन्होंने बोल दिया कि 2 रुपए मुझे पर केजी पड़ रहा है। पे तो इन्होंने बहुत किया होगा, 1000 2000, बट बोले पर केजी में मेरे को ये टोल टैक्स पे करना पड़ा। हम्म। ठीक है। उसके हाँ। बाद निते इन्होंने बोला कि मैं ये रॉ तो पन्नी में भेज नहीं सकती बिहार, हम्म। तो मैं कराऊंगी इसकी पैकेजिंग। हम्म। पैकेजिंग कराने के बाद नितेश बोलता है कि उसमें नितेशन कंपनी छाप देना। हम्म। ठीक है। पैकेजिंग करने के लग रहे हम्म। हैं 5 रुपए, नितेशन कंपनी छापने के लग रहे हैं 2 रुपए। तीन ले सात लेते और हैं, हो गए। एग्जाम्पल था कि डिफरेंट ना हो। तीन ले लो और राउंड ऑफ हो जाएगा। हाँ। ठीक है। तीन ले लिया। हाँ। उसके बाद मैम ने कहा कि जी पैकेजिंग हो गई, अब मैं 1 1 किलो का वो बनाऊंगी, डब्बा, सॉरी 1 1 किलो का पैकेट हम्म। होगा। अब 1 1 किलो तो भेजूंगी नहीं, अब मुझे देना पड़ेगा कार्टून के अंदर पैक करके। हम्म। तो कार्टून के भी कुछ ना कुछ कॉस्ट आएंगे। हम्म। फिर रास्ते में भेजूंगी बिहार, इंश्योरेंस, फ्रेट। हाँ। ठीक है। अब मैम ने बोला हुआ था हम्म। कि भाई मुझे नितेश से किसी ने काम दिलाया था, उसकी कमीशन, हम्म। उसको कमीशन भी देना है मुझे। ये आपका हो गया। ठीक है। हाँ ठीक है। ये फ्रेट का मान लो 20 रुपए, मतलब कितना कर दो, 7 रुपए पर केजी। कमीशन पैक हो हाँ। गया भाई 50 रुपए पर पैकेट। अब हम्म। सुनो यहाँ पे, नितेश निकला चालू, कहता है ऐसे तो मैं 302 रुपए, 5 3 8 कितने हो गए, 310 15 20 27 और 50 कितना हो गया, 87 87। या 77, 77 हुआ। 27 हुआ ना? हाँ, 77। अब 377 हो गया। अब जीएसटी किस पे लगना चाहिए, बताओ। जीएसटी जीएसटी तो 300 पे लगना 370 चाहिए, 377 पे लगना चाहिए। पूरे पे लगना चाहिए। नहीं बस नहीं, सप्लाई का। ठीक है, बहुत बढ़िया। जीएसटी एज पर लॉ इस पे लगना चाहिए। और लॉ हाँ। की रचना रचना में हमको भी ये सारा जोड़ जाड़ के बिलिंग करनी चाहिए। नितेश निकल बिल्कुल। चालू, कहता है जी मैम एक बात बताऊं, मैं तो वहां बेचूंगा कैश में, जीएसटी मेरे को मिल रहा है नहीं। ठीक है। तो जो भी हाँ। गवर्नमेंट को पे करूंगा हो सकता है मेरा आउटपुट पड़ा रहे, और हम्म। आईटीसी मिले ही ना मुझे, क्योंकि मैं कैसे बेचूंगा, हम्म। कितना बेचूंगा कितना नहीं बेचूंगा मुझे नहीं पता। तो आप हम्म। एक काम करो मैम, ये ये जो खर्चे हैं ना आपके, ये वाले पैकेजिंग का हाँ। और लेबल लगाने की या इंश्योरेंस का, ये मैं आपको कैश में दे दूंगा। हम्म। ठीक है। या हम्म। किसी भी तरीके से दूंगा, आप बस इस वैल्यू कम कर दो इसको, और कमीशन भी दे दूंगा, और बताओ आपको अपने जेब से, आउट ऑफ द हम्म। बॉक्स। बस आप क्या करो, इस 377 को ना, 307 मतलब जो भी बचेगा, 5 और 7 5 12 और 2 14, 314 पे ले हम्म। आओ, और इस 314 पे जीएसटी चार्ज कर लो। हम्म। अब क्या कहानी होगी, जीएसटी की वैल्यू कम तो जीएसटी कम, हम्म। और गवर्नमेंट को रेवेन्यू कम। ऐसे हम्म। चोरी चकारी हो सकती है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल। बिजनेस में बिल्कुल ऐसा होता है।
लोग कहते हैं, होता भी है, हाँ। ठीक है, लोग कहते हैं कि मैम आपने को जो जो रॉ लगा ना, रॉ, केवल इसमें जीएसटी चार्ज करो, बाकी में बचा लो किसी तरीके से। तो गवर्नमेंट ने सेक्शन क्या लेके आया, 15। मतलब। ये बोलता है सेक्शन 15 कि जो भी खर्चे होंगे, चाहे रचना मैम को, रचना मैम ने पे किया हो, चाहे रचना मैम को रिसिपिएंट ने पे कर दिया हो, हम्म। वो भी आपको ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड करना पड़ेगा। होता उसके है। बाद बोला कि रचना मैम ने ना चंडीगढ़ में एक गांव में ये मशीन लगा रखा था, गांव में, जहां पे हाँ। लोगों को व्यापार मिलेगा। तो उसमें गवर्नमेंट ने कुछ क्या दे दिया इनको, सब्सिडी। पेमेंट। हाँ। तो सब्सिडी क्या माइनस करेंगे, आंसर इज यस। मान लो कि 25 रुपए सब्सिडी पड़ जाता है, तो ये मान के हम्म। 352 पे आ गया, तो ट्रांजेक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, हम्म। 352। मैं सब्सिडी दबा। बताऊंगा, सब्सिडी कौन सा काउंट होगा, हम्म। ओनली जो गवर्नमेंट सब्सिडी देगी वही काउंट होगा, इसके अलावा कोई भी सब्सिडी देगा वो काउंट माइनस नहीं होगा। हम्म। अदरवाइज नितेश का क्या जान पहचान है पॉलिटिकल पार्टी से, वो तो डोनेशन दिलवा देगा। और हम्म। जिसकी वैल्यू 377 रुपए है, बोलेगा जी 377 का 377 आपको डोनेशन दिलवा रहा हूँ, मेरे को 0 रुपए में जीएसटी भेजो सामान। हम्म। ठीक है, तो डोनेशन भी वो हम्म। मिलेगा, सब्सिडी भी वो माइनस होगा, जो गवर्नमेंट ने बोला हुआ है, सारे सब्सिडी माइनस नहीं होंगे। ठीक है, हम्म। नितेश अपने हम्म। जेब से दे देगा 377 रुपए निकाल के, बोलेगा जी मैं दे रहा हूँ सब्सिडी आपको, आप हम्म। जीएसटी पर चार्ज करो। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला है कि खाली गवर्नमेंट की जो सब्सिडी होगी वही माइनस हम्म। किया जाएगा, इसके अलावा कुछ भी माइनस नहीं किया जाएगा। क्लियर है? हम्म। तो अब जरा एक बार हम्म। सेक्शन 15 दोबारा पढ़िए तो अब समझ में आ जाएगा सारा कुछ। सॉरी मैंने यहाँ पे उल्टा बोल दिया है, ये सब्सिडी अदर देन वाले हैं। सब्सिडी डायरेक्टली लिंक टू द प्राइजेस एक्सक्लूडिंग द सब्सिडी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, हम्म। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा जो भी देंगे सब्सिडी वो आएंगे। यहाँ पे हम्म। लोकल बॉडी जो सब्सिडी देती है, जैसे आपकी गौर बड़ी बड़ी एनजीओ होती हैं, वो वाली सब्सिडी भी काउंट होगी इसके अंदर। मान लो कि रचना मैम को स्टेट गवर्नमेंट ने दे दिया या किसी एनजीओ ने दे दिया कि आप इस एरिया में मसाले की फैक्ट्री लगाओ जिससे लोगों को कारोबार मिलेगा, तो वो भी माइनस होगा। ठीक है, होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट वाली नहीं है। प्लीज पढ़िए सेक्शन 15 फटाफट।
चलिए पढ़िए। जी सर। दोबारा देखिएगा। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई मींस the value of taxable supply of goods or services both shall be the transaction value and which is the price actually paid or payable by the supply of the goods or services where हम्म। recipient and supplier are not related and एक और कंडीशन था प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। क्लियर है? यस मतलब सर। ओनली प्राइस में डीलिंग हुई है। हम्म। क्या क्या जोड़ना उसके अंदर कह रहा है कि जैसे मैंने अभी एग्जांपल बोला था एनी टैक्सेस ड्यूटी सेस फीस चार्जेस लेविड हम्म। अंडर एनी अदर लॉ। किसी और लॉ में जो भी टैक्सेस पे किया आपने, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था यहाँ पे कि उन्होंने 2 रुपए का टोल पे कर दिया था। हम्म। ठीक है? किसी और लॉ में अगर मान लो आपने कस्टम ड्यूटी पे किया होता तो कस्टम ड्यूटी भी ऐड हो जाएगा भाई। हम्म। ठीक है? क्योंकि उन्होंने क्या बात करी है कि जो भी टैक्सेस आपने पे किया है एनी अदर लॉ में तो वो ऐड हो हम्म। जाएगा। आपने अगर सीजीएसटी एसजीएसटी पे किया है वो ऐड नहीं होगा क्योंकि उसका तो इनपुट मिल जाता है। तो अगर हाँ। आपने किसी और लॉ में कोई टैक्स पे किया हो, कोई ड्यूटी पे की हो, कोई सेस पे किया हो, कोई फीस पे किया हो, कोई भी चार्जेस पे किया हो तो वो ऐड होगा। ठीक है? आगे चलते हैं। any amount that supplier is liable to pay in relation to such supply but yeah, which has been incurred by the recipient on the supply and not included in the price actually paid or payable for the goods and services। अभी मैंने बोला था कि इसको सामान को बेचने के लिए ये सारा चीज इनको देना था और नितेश ने क्या बोला कि 2-3 चीजें मैंने हटा देता हूं मैं, बताओ। तो गवर्नमेंट कहता है अगर हटा भी दोगे ना बेटा फिर भी ये टैक्सेबल वैल्यू में काउंट होगा। ठीक है? नेक्स्ट, incidental expenses इंक्लूडिंग कमीशन पेड, पैकेजिंग पे और एनीथिंग जो भी पे करोगे डिलीवरी करने के लिए, बिफोर डिलीवरी तक जो भी आप पेमेंट करना चाहते हो या जो भी नेसेसरी है वो आपको ऐड किया जाएगा। हम्म। अगर कोई आप इंटरेस्ट और लेट फीस अगर आप लेते हो वो भी ऐड होगा। ठीक है? हम्म। और सब्सिडी हम्म। डायरेक्ट लिंक टू द प्राइस एक्सक्लूडिंग सब्सिडी प्रोवाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है? फॉर द पर्पस ऑफ दिस सब्सिडी शैल बी इंक्लूडेड बाय द वैल्यू सप्लाई द सप्लायर हु रिसीव द सब्सिडी। ठीक है जी? अच्छा। तो ये सब्सिडी हो जाएगा आपका, वो भी आपको एड बैक किया जाएगा। यहाँ पे सब्सिडी एड बैक क्यों करा रहा है? मेरे ख्याल से जैसे ये होता है ना कुछ सब्सिडी आपको किसी और गवर्नमेंट ने दिया है उस प्रोडक्ट से तो यहाँ पे ये एड बैक करा रहा है सब्सिडी। ये माइनस वाला हम्म। नहीं है। ये हुआ कि उस एरिया में अगर आपको कुछ सब्सिडी मिलता है प्लांट लगाने का बदले में तो वो भी सब्सिडी ऐड किया जा रहा है इसके अंदर। कि कह रहा है ये सब्सिडी धीरे 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 हर एक पैकेट पर कोस्ट पे ऐड हो जाएगा वैल्यू। ठीक है? हम्म। सो ये पांचों चीज आपकी क्या हो गई? आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू। इन सबको जोड़ दो, 327 रुपए आ जाएगा, 370 रुपए आ जाएगा और इस पे जीएसटी पे कर दो। हम्म। क्लॉज आता है अब, थर्ड क्लॉज। ये बोलते हैं कि अगर आपने डिस्काउंट दिया है, मान लो निदेश बोलता है उसने भाई 500 पैकेट मंगा लिए। हम्म। ठीक है? और उस स्टेट हम्म। में अब 377 रुपए का है, इसमें जीएसटी जुड़ेगा 5%। हम्म। क्योंकि उसने अपना लेवल लगाया ना भाई, हाँ। तो जीएसटी से एग्जाम हो जाता। उसने तो अपना लेवल लगा के हम्म। मंगाया है तो भाई जीएसटी चार्ज तो करना पड़ेगा उसको। तो मान हम्म। लो 300 पे कितना बनेगा? 15 रुपए नहीं, 30 रुपए 10%, 5% बन जाता है। 30 रुपए और मान लेते हैं मोटा मोटा। तो ये प्राइस पहुंच गया हमारा 400 के अप्रोक्सीमेट। हम्म। तो अब ये वहां पे अपने कस्टमर को बेच रहा है 407 रुपए में, बिक ही नहीं रहा। कह रहे क्यों? लोगों को 250 में बेच रहे हो वहां पे। मैं तो जो माल हम्म। लगाया था मैं आपको वापस दे रहा हूँ। मैंने आपको हम्म। दी। ठीक है? पॉसिबल है? 5 महीने के बाद हम्म। इसने क्या किया? 500 पैकेट में से 300 पैकेट वापस कर दिया। ठीक है? अब रचना मैम कह रही है हम्म। अगर 300 पैकेट वापस लगे तो पैसे भी लेगा वापस ये बंदा। हम्म। फिर कोर्ट से कहते हैं तो अब क्या क्या किया जाए? कह रहा मैं माल लेके करूंगी क्या? 6 महीना हो गया है, हो सकता है खराब हो गया हो। तो उसको कहती है काम करो नितेश, तुम ना जो 300 पैकेट पे 370 रुपए जितना बनता है ना उतना मेरे से डिस्काउंट ले जाओ हम्म। और अपने पास रख लो। ठीक है? हम्म। अब डिस्काउंट लिया, एक्चुअल में सामान आया नहीं है। एक्चुअल में सामान नितेश के पास नहीं पड़ा हुआ है। हम्म।
ये तो इन्होंने चालाकी दिखाई कि डिस्काउंट दे देती हूँ, इससे क्या होगा कि मुझे जीएसटी कम पे करना पड़ेगा, कि जैसे डिस्काउंट देंगे तो वैल्यू कम हुआ। ठीक है। हम्म। तो ऐसा प्रैक्टिकल होता था। लोग कई सालों के बाद अगर पैसे ना भी दे, मान लो इस नितेश में पैसा बैड डेप्ट हो गया, तो रचना मैम ने क्या किया कि मेरा बैड डेप्ट हो गया है, मैं इसको डिस्काउंट दिखा देती हूँ। हम्म। डिस्काउंट दिखाया तो क्रेडिट नोट, और क्रेडिट नोट दिया तो जैसे 500 हम्म। मल्टीप्लाई में 370 पे जीएसटी था, वो गवर्नमेंट को तो पे हम्म। कर दिया होगा। अब जब बैड डेप्ट हुआ तो कह रही है मैं 300 मल्टीप्लाई बाई 377 रुपए का अब गवर्नमेंट से वापस भी लूंगी, भाई डेबिट नोट दूंगी। क्रेडिट नोट हम्म। होगा तो अल्टीमेटली जब इन्होंने गवर्नमेंट टैक्स पे कर दिया था, नितेश ने पैसा दिया हम्म। नहीं, तो अब ये क्या हम्म। करेंगे कि मैंने तो गवर्नमेंट को ऑलरेडी जीएसटी पे किया है, मैं किसी तरीके से मैनिपुलेट करके अपना जीएसटी कम कर लेती हूँ। ठीक हम्म। है। तो गवर्नमेंट ने हम्म। बोला ऐसे प्रैक्टिकली बहुत होता है, पैसे अगर ना मिले तो लोग क्या करते हैं, क्रेडिट नोट दे देते हैं। और क्रेडिट नोट दोगे, मान लो कि 1 लाख के सामान पे आपने 18,000 ऑलरेडी पे किया हुआ है गवर्नमेंट को, हम्म। और वो एक हम्म। लाख मिला ही नहीं, 1 लाख की जगह मिला 40,000, तो हम्म। 60,000 का। अब मैम क्या बोलेंगे, यार मैंने गवर्नमेंट को जीएसटी दे रखा है, काम करते हैं, 9,000 रुपये कितना बनेगा इसका, 9,000 रुपये, हम्म। 18 95 10,800 रुपये। 10। 10,800 रुपये सर। जब गवर्नमेंट से तो ले ही लेता हूँ ना, मैं बोलूंगा क्रेडिट नोट है, मैंने उसको पोस्ट सेल डिस्काउंट दिया है। हो सकता है गवर्नमेंट ने आया लॉ के साथ कि भाई साहब ऐसा नहीं चलेगा, हम्म। तो उन्होंने बोला कि आपका डिस्काउंट वैलिड जब होगा, दो कंडीशन। कंडीशन नंबर 1, या तो आप इनवॉइस पे लिख के दो, पहले ही आप डिस्काउंट दो। या दूसरा आपके कहीं पे एग्रीमेंट में हो लिखा हुआ, हम्म। और प्लस प्लस मतलब इनवॉइस में लिख के दो या एग्रीमेंट हो, प्लस नितेश ने तो अपने इनपुट अपनी जीएसटी रिटर्न में 500 मल्टीप्लाई में 370 रुपए का तो इनपुट ले चुका होगा भाई। हम्म। तो प्लस जो रिसिपिएंट है वो उस आईटीसी को रिवर्स करेगा, हम्म। कंपलसरी है, तभी आपको डिस्काउंट माना जाएगा, अदरवाइज डिस्काउंट नहीं माना, बात खत्म। तो अगर रचना मैम सोचेंगी ठीक। कि मैं अपना क्रेडिट नोट दे देती हूँ 60,000 रुपए का, कब होगा, हम्म। या तो इनवॉइस पे लिखा होना चाहिए था कि मुझे इतने दिन में पेमेंट दिया गया तो मैं आपको इतना डिस्काउंट दूंगी, या एग्रीमेंट में होना चाहिए था कि ये नहीं हो तो इतने दिन में मैं आपको डिस्काउंट दूंगी। प्लस अगर आप क्रेडिट नोट भी दोगे, डिस्काउंट भी दोगे, तो सामने वाला पार्टी उतना आईटीसी रिवर्स करेगा, क्योंकि जब उसको 1 लाख का बिल दिया तब तो उसने 1 लाख का इनपुट ले लिया होगा, हाँ। लिया होगा ना। और अब आप 60,000 का अपने टैक्स माइनस करना चाहते हो, रचना मैम टैक्स माइनस करेगी, तो यहाँ पे नितेश भी तो गवर्नमेंट को उतना पे करेगा। तो ये कंडीशन था डिस्काउंट के लिए। क्लियर है। तो ये सेक्शन 3 यही कहता है आपका, अगर आप डिस्काउंट देना चाहते हो तो या तो ऑन और बिफोर ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई आपके पास कोई रिकॉर्डेड हो या इनवॉइस में हो, और अगर आफ्टर सेल देते हो तो या तो इनवॉइस में हो या एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है जी। या तो एग्रीमेंट में हो या इनवॉइस में लिखा होना चाहिए, देखो यहाँ पे एग्रीमेंट और इनवॉइस दोनों में से कहीं ना कहीं लिखा होना चाहिए। ठीक है। तभी आपको मिलेगा। उसके बाद आपको रिसिपेंट क्या करेगा, उसको रिवर्स करना चाहिए। ये देखो नेक्स्ट कंडीशन, और यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, ये देख लो, और नहीं है, इधर 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 ये एंड। एंड लिखा हुआ है, मतलब और तो इन दोनों के बीच है, इनवॉइस और एग्रीमेंट होना चाहिए, यहाँ पे क्या है, एंड है। ये एंड। आईटीसी रिवर्स करेगा बंदा। ठीक है। चलो हम्म। जी नेक्स्ट। अब ये कहानी आती है सेक्शन 5(4) और सेक्शन 4 और 5। ये कहता है कि अगर वैल्यू सेक्शन 1 में डिटरमाइन नहीं होती तो जो रूल बताया गया है, रूल मतलब 27, 28, 29, 30, 31, जो वहां पे रूल बताया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यू डिटरमाइन करनी है। अगर आपस में रिलेटिव हो, आपस में हम्म। सप्लायर एंड रिसिपिएंट इज रिलेटिव, तो हम्म। आपको जो वैल्यू दी गई है तो ये वाला सिस्टम नहीं लगेगा। पता है ये रचना नंबर इस लाख किलो विदेश, तो रचना नंबर जो 300 रुपये किलो बेच रही थी वो 100 रुपये किलो बेच देगी, 100 रुपए, 2 रुपए टैक्स, तो जो 370 जो 377 बना था इट बिकम 477, तो आप टैक्स समझाएगा। और जो 200 रुपए किलो में डिस्काउंट दिया था रिलेटिव है, कोई बात नहीं। ठीक है। तो गवर्नमेंट ने कहा उसके लिए कौन सा सेक्शन रूल पढ़ेंगे आप, उसके लिए जो रूल बताया गया उसको डिटरमाइन करेंगे। उसके बाद 30A, 30B, 31C,
ये कुछ स्मॉल टैक्स पेयर होते हैं, उनके लिए ऑप्शन दिया गया, बता देना स्मॉल टैक्स पेयर कौन से होते हैं। लॉटरी वाले, एलआईसी की वैल्यू सारे बताइए, और जो टिकट करते हैं टिकट, सॉरी एलआईसी वाले नहीं, एक तो मनी एक्सचेंज करने वाले। मनी एक्सचेंज में मान लो 1 लाख रुपए की वैल्यू एक्सचेंज ली है, तो उसका कमीशन तो 1,000 ही होता है, तो उसकी वैल्यू कैसे होगी, उसके बारे में बताया गया है। ये पांचवा क्लॉज। तो अभी हम दोनों 27, 28, 29, 31 दोनों पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये आपके बुक में नहीं है कहीं भी, क्योंकि रूल इससे 3 गुना बड़ा रूल है, ये तो सेक्शन है ना जो रिलेवेंट है। जैसे मैंने उस दिन आपको रूल पढ़ाया था सेक्शन 46 इनवॉइस वाला, और सेक्शन 49 पढ़ाया हम्म था प्रिविलेज होता है, जिसमें दूसरे केस तीन इनवॉइस होती है, पहला सप्लाई के लिए, दूसरा रिसिपिएंट के लिए, तीसरा ट्रांसपोर्टर के लिए, याद है। और सर्विस केस में 2 होता है, एक सप्लायर के लिए और फिर रूल में आया जिसमें 16-17 चीजें होती है, वो क्या था, रूल था। वैसे ही सेक्शन 15 के भी रूल है, ठीक है। तो चलते हैं रूल पढ़ते हैं। सेक्शन 27 ये आप लोगों के बुक्स में नहीं होगा, तो जो इंपॉर्टेंट लगे नोट कर लेना। अच्छा पहले ये देख ले, रिलेटिव का मतलब क्या होता है। रिलेटिव का मतलब पढ़ा रखा है मैंने आप लोगों को, ये रिलेटिव है, शायद पिछली बार हमें मिल नहीं रहा था। ये रिलेटिव है, मैंने ये बताया था इनकम आप लोगों को, टैक्स पढ़ा दिया था शायद। ये इनकम टैक्स में भी पढ़ा है सर। नहीं अलग है मैम ये, सिमिलर ही है, मैंने पढ़ लिया सर इसको। मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस है, सिमिलर है बट डिफरेंस है, ठीक है। हम्म तो हम्म आप देखते हैं रिलेटेड पर्सन का मतलब, मैंने शायद पिछले क्लास में पढ़ाया था कहीं पे, बट स्टिल दोबारा देख लीजिएगा। सच पर्सन आर ऑफिसर और डायरेक्टर्स ऑफ द अनदर बिजनेस, मतलब दोनों आपस में डायरेक्टर का, बिजनेस कर रहे हैं। मतलब मान लो कि नितेश की कंपनी का भी एक डायरेक्टर है और रचना मैम का भी एक कंपनी का डायरेक्टर, दोनों कॉमन ही है, ठीक है। तो वो तो जो रेट चाहे वो बना सकता है। सच पर्सन आर लीगली रिकॉग्नाइज पार्टनर्स इन द बिजनेस, दोनों पार्टनर ना हो। क्यों, नितेश ने तो एक बिजनेस खोल दिया, नितेश एंड रचना ने अपने पार्टनरशिप एक चंडीगढ़ में खोल दिया और एक इधर पार्टनरशिप में बिहार में खोल दिया, और जो रेट मर्जी वो कर रहे हो, 300 का सामान 100 रुपए में बेच रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा, हम्म ठीक है। नेक्स्ट, हम्म, सच पर्सन आर एम्प्लॉय एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। पता है रचना मैम ने हाँ कंपनी खोल ली वहां पे, उसको एम्प्लॉय रखा हुआ है, और नितेश को वहाँ बिहार में एम्प्लॉय बना के एक बिजनेस और खोल लिया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हम्म एनी पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन कंट्रोल और होल्ड्स 25% और मोर ऑफ द आउटस्टैंडिंग वोटिंग स्टॉक, कह रहा है कि दोनों कंपनी, रचना प्राइवेट लिमिटेड एंड नितेश प्राइवेट लिमिटेड, कि कोई भी अगर तीसरा बंदा 25-25% होल्ड करके बैठा हुआ है, मतलब 25% हम्म इसका और 25% इसका, कोई भी बंदा है, मान लेते हैं नितेश, तुम्हारा नाम क्या, काजल, काजल ने दोनों कंपनी 25-25 होल्ड करके रखा हुआ है, तो काजल की चलेगी भाई, हम्म कंपनी की मालकिन है, 26% प्राइवेट है उसके पास। ये बोले रचना मैम उसको सस्ते में सामान बेचो, तो फिर से रिलेटिव हो गया रचना एंड नितेश एंड कंपनी, राइट। तो नेक्स्ट, वन ऑफ देम, अब यहां तो था ये स्टॉक, यहां तो 25% का राइट था, यहां कह रहे हैं वन ऑफ देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल द अदर्स। अब यहां कुछ नहीं मतलब बंदूक नहीं बैठा हुआ, ठीक है, मतलब किसी भी तरीके से कंट्रोल कर रहा है, उसका शेयर है नहीं है, वो डायरेक्टर है नहीं है, उसका मतलब नहीं है, एम्प्लॉय है नहीं है, हो सकता है किसी भी चीज से हो, दोनों कंपनी को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। वो कोई नहीं सोता है उसका दूसरे बैठा, ठीक है। तो अगर हम्म ऐसा भी है तो भी आपस में रिलेटिव कहलाएंगे, ठीक है। बोथ ऑफ देम आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल बाय ए थर्ड पर्सन। अच्छा ये तो मैंने वही एग्जांपल दे दिया कि दोनों के बीच में तीसरा बंदूक लेकर बैठा है। पहला ये है कि रचना मैम, चाहे वो निवेश में पार्टनर भी नहीं है, डायरेक्टर भी नहीं है, एम्प्लॉय भी नहीं है, स्टॉक भी होल्ड नहीं करता, फिर भी बोल रही है कंट्रोल करेगी किसी तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट आता है, टुगेदर दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल थर्ड पर्सन, दोनों ने मिलकर किसी और को कंट्रोल किया हुआ है, ठीक है। एंड टू उसके बाद दे आर मेंबर ऑफ द सेम फैमिली, ये तो रिलेटिव हो ही गए भाई, ठीक हम्म है। और द टर्म पर्सन इंक्लूड्स अ लीगल पर्सन, पर्सन की डेफिनेशन में पढ़ा चुका हूं। तो अब आ हाँ जाते हैं थोड़े से रूल्स पे, 27, 28, 29, 30 रूल देखिए, आप लोग नोट कर लीजिएगा थोड़ा सा, अगर जरूरत पड़े तो ये नोट थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, कहीं भी नोट कर लीजिएगा, देखिए जो बता दूं वही नोट कर लेना, ज्यादा नहीं। रूल 27 कहता है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज वेयर द कंसीडरेशन इज नॉट अ होली इन मनी, मतलब कि आप रिलेटिव थे या, तो मुझे खुद समझ में आ रहा है कि मतलब पार्टली पैसे में था, पार्टली वैसे था किसी और तरीके से। मैं एग्जांपल देता हूँ, पहला एग्जांपल पढ़ लो फिर समझ में आ जाएगा, नीचे वाला पढ़ लो इलस्ट्रेशन। ये सेक्शन ये कहना चाह रहा है
पढ़ो आराम से, एग्जाम्पल पढ़िए। Where a new phone is supplied for 20,000 each. $20,000 each, along with the exchange of old phone. Okay. If the price of new phone without exchange open market is generated अच्छा। issue का मतलब इशू बढ़िया। ये कह रहा है कि कहीं पे आप लोग मान लो कि कोई रिलेटिव है आपस में, ठीक है, और रिलेटिव है तो कहता है कि अच्छा नहीं सॉरी, ये रिलेटिव वाला नहीं है, ये प्राइस, जहां पे प्राइस सोलली कंसिडरेशन नहीं है, ठीक है, जहां पे प्राइस इज ए नॉट ए सोलली कंसिडरेशन, मतलब कि प्राइस के अलावा भी कुछ है। तो इन्होंने कितना बड़ा एग्जांपल दिया, उन्होंने ये बोला है कि जो भी सामान होगा उसका ओपन मार्केट वैल्यू ले लो। ओपन मार्केट वैल्यू नहीं अवेलेबल है, तो जो बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो दिखने वाला होगा ना सामान, ये देखो यहाँ पे लिखा है, वेयर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस फॉर ए कंसिडरेशन नॉट होली इन द मनी, द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल बी द ओपन मार्केट वैल्यू। ठीक है, ओपन मार्केट वैल्यू अगर नहीं है, इफ द ओपन मार्केट वैल्यू इज नॉट अवेलेबल अंडर द क्लॉज ए, तो बी द सम ऑफ द टोटल कंसिडरेशन इन द मनी एंड एनी सच फर्दर अमाउंट इन मनी एज इज इक्विवेलेंट टू द कंसिडरेशन नॉट इन मनी इफ सच अमाउंट इज नॉट एट द टाइम ऑफ सप्लाई। मान लो जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया कि नया फोन लेके पुराना फोन ले लिया, और नया फोन 40,000 का था, आपने केवल उससे 30,000 रुपए लिया, 30,000 रुपए लिया और पुराना फोन ले लिया अपने पास और नया फोन पकड़ा दिया, तो जब पुराने फोन की वैल्यू कितनी हो गई, 10,000 रुपए। तो डेट वो भी पार्ट जोड़ा जाएगा आपके कंसिडरेशन में। ठीक है, ये नहीं कि बोलोगे कि मेरी 30,000 की सेल है, नहीं। अगर यहाँ पे देखो, दोबारा बताता हूँ आपको, थोड़ा सा एग्जांपल के साथ बता देता हूँ ये क्या कहना चाह रहा है। आपने एक मोबाइल फोन मार्केट में 40,000 रुपये बेचते हो, ठीक है, अब एक कस्टमर आया, उसको तो आपने 40 में बेच दिया। एक कस्टमर आया बी, उसको यही फोन बोल दिया आपने 30 में बेच दिया, और 10 रुपए का उसका ओल्ड फोन ले लिया। तो अब गवर्नमेंट ये बोल रहा है कि जीएसटी किसे पे करोगे, इस केस में तो 40,000 रुपये, और इस केस में भी
इस केस में, 40 पे। इस केस में 30,000। 40 पे। नो, नहीं, 40,000। 40 पे। आपने बेशक से उससे 10,000 रुपए में सामान बेचा है। कंसिडरेशन मतलब यही सिखाया था ना, याद करो। तो वर्थ इन प्राइस, वैल्यू तो ले ही लिया लेकिन ना प्राइस आपने। के प्लस जो नॉशनल वैल्यू लेंगे ना, तो जीएसटी किस पे चार्ज करेंगे? 40 पे ही। 40 पे। ये नहीं कि भाई दुकानदार तो बोल सकता है मैंने तो 30,000 रुपये लिया था सर, मैं 30 पे टैक्स पे करूंगा, नहीं। ओपन मार्केट वैल्यू है ये। ओपन मार्केट वैल्यू कितना था उस फोन का? 40,000। वो आपने उसको पुराने फोन के बदले दे दिया, वो बात अलग है। ठीक है, तो वही बोलना चाह रहा था आपका एग्जाम्पल भी। इफ वैल्यू ऑफ सप्लाई इज नॉट डिटरमाइन ए एंड बी में नहीं कर सकते हो, तो जो भी लाइक, ये देखो लाइक काइंड एंड क्वालिटी, मार्केट में सिमिलर फोन है सेम क्वालिटी का, और जिस रेट पर बिक रहा है वही रेट में बेचो। समझ, मान लेते हैं कि ए बंदा आया, हम्म। ठीक है, सैमसंग का फोन था। अब सैमसंग के फोन पे इसने एक्स अमाउंट चार्ज किया, प्लस ओल्ड फोन ले लिया, 30,000 चार्ज किया और ओल्ड फोन ले लिया। और बाकी जो इसकी मतलब जो 5,000 बैटरी की एमएच है, और वो पहली बार आया था मार्केट में, मतलब उसने इस 30,000 लेके ओल्ड फोन ले लिया। इसका एमआरपी नहीं पता अभी कुछ भी। एमएच 5,000 की थी, जो 6 GB का रैम था, और भी बहुत सारी चीजें थे ना, कैमरा 128 का, बैक, फ्रंट 16 का, एंड फलाना ढिमकाना। तो कह रहा है कि अगर इस वाले का आपको प्राइस एक्चुअली में नहीं पता था, तो सिमिलर 5,000 बैटरी की कीमत कितनी है, 6,000 GB वाली फोन जो मार्केट में उसकी कितनी है, कैमरा 128 GB का होगा, सॉरी मेगा पिक्सल होता है, आई एम सॉरी, मेगा पिक्सल का होता है, तो उसकी वैल्यू है मार्केट में 52,000 रुपये। तो आप भी 52,000 रुपये तो जीएसटी पे करोगे। ठीक है, ये नहीं कि मैंने तो 30,000 रुपये प्लस ओल्ड फोन लिया है। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। 1 मिनट में ये वीडियो खत्म हो जाएगा, दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा प्लीज। जी सर। नेक्स्ट आता है, इफ द वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ए बी सी में भी अगर नहीं हो सकता, तो रूल 30 और 31 में चलेंगे। कंसिडरेशन। ठीक है, तो आप लोग अपने अपने नोटबुक पे लिख लीजिए रूल 70, ये लाइन लिख लीजिए, वैल्यू, रूल 70 लिख लीजिए और ओपन मार्केट वैल्यू लिख लीजिए बस।